बात असम की कर लेते हैं। असम में 13 जिलों की 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 2016 विधानसभा चुनाव में इन 39 सीटों में से बीजेपी को 22, एजीपी असम गण परिषद को 2, कांग्रेस को 6, एआईयूडीएफ को 5 और बीपीएफ को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ भी है और एक बोडो पार्टी भी है। दूसरे दौर में हर किसी की निगाहें बराक वैली पर पड़ने वाली 15 सीटों पर है। पिछली बार बीजेपी ने यहां उनमें से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कांग्रेस के साथ अपनी ही पार्टी के कुछ बागी उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ रहा है। मनीष कुमार हैं हमारे साथ, जो कमलपुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं जहां वोटिंग हो रही है, उनके पास चलते हैं। मनीष, अगर हम लोग देखें पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो बदरुद्दीन अजमल ने बहुत कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। गोगोई साहब ने मना कर दिया था, कहा था हम अकेले बल पर जीतेंगे। इस बार एक महाजोत गठबंधन बना है जो एक साथ चुनाव लड़ रहा है। मुकाबला कितने कांटे का नजर आता है आपको? देखिए, आज से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अगर आपने ये सवाल किया होता तो सब लोग यही कहते कि बीजेपी को इस बार फिर सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 1.5 से 2 महीनों के अंदर असम की राजनीतिक स्थिति या जमीन पर जो राजनीतिक परिस्थिति है वो काफी हद तक बदली है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो बीजेपी के खिलाफ एक जो बिखरा हुआ वोट था जिसका 2016 में उन्हें लाभ हुआ था, इस बार सभी पार्टियों ने ये इस राजनीतिक सच्चाई को एक्नॉलेज करते हुए सभी साथ आए। हालांकि इसका खामियाजा भी कांग्रेस को कुछ पॉकेट में उठाना पड़ रहा है। और आज की जो राजनीतिक सच्चाई है, आज दूसरे चरण के लिए करीब 3 घंटे की पोलिंग होने वाली है, करीब 9 बजे 2.5 घंटे की पोलिंग। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अगर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो शायद कांग्रेस पार्टी या महाजोत को फिर से वापस सत्ता में आने से बीजेपी रोक नहीं पाएगी। इसका एक बड़ा कारण सारिक यह भी है कि जो बीपीएफ हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के साथ इस बार एजीपी है, असम गण परिषद, और यही माना जा रहा है कि असम गण परिषद जो है बीजेपी के लिए एक कमजोर कड़ी है। उसके उम्मीदवार उतनी मजबूती से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास में बोडो पार्टी भी है। लेकिन उसकी हालत यह है कि कल जो है, अगर आपको याद हो तो कल जो बोडो की पुरानी पार्टी है, बोडो पीपुल्स फ्रंट हग्रामा मोहिलारी की, उनके एक उम्मीदवार को हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट किया, कहा कि वो हमारे समर्थन में बैठ रहे हैं। यानी कि जो राजनीतिक सच्चाई यही है कि इतने कांटे का मुकाबला है कि अभी भी बीजेपी का प्रयास यह है कि किसी न किसी तरीके से उनके सामने का उम्मीदवार मैनेज हो जाए। सारिक जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ग्राउंड से बताने के लिए किस तरह से यहाँ कमलपुर विधानसभा सीट पर आप मौजूद हैं और किस तरह का मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार, जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और साथ ही असम चुनावों के बारे में। भौमिक सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अब हम असम की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पर मनीष बता रहे हैं, अगर यहाँ ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो सत्ता में वापसी कांग्रेस की कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ डेमोग्राफी के हिसाब से 39 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा मुकाबला है इन सीटों पर और 3 चरणों में ओवरऑल मुकाबले की अगर बात करें तो? देखिए जया जी, यहाँ एक चीज आपको पता है, एक तरफ तो मुस्लिम वोट जो है उसका कंसोलिडेशन इस बार होगा जो गए बार नहीं हुआ। इसका वजह यह है कि कांग्रेस और एयूडीएफ एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब इसमें जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट बैंक था वो फिर एक ही जगह आते दिख रहा है। दूसरे तरफ एनआरसी का जो एक्सरसाइज वहां हुआ, इसके चलते आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 20 लाख के करीब लोगों का नाम कट गया है एनआरसी से और जिसके नागरिकत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसमें 11 से 12 लाख बंगाली हिंदू हैं और 5 लाख के करीब बंगाली मूल के मुसलमान हैं। तो मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदुओं को समस्या हुआ है, बंगाली हिंदुओं को। ये बंगाली हिंदू चाहते थे कि बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू करे ताकि वो वापस अपने नागरिकत्व को खतरा उनको नहीं होगा, वो अप्लाई करके फिर से आ सकते हैं। वो हुआ नहीं, क्योंकि ये सीएए एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए डबल एज सोर्ड कह सकते हैं आप, कि इस तरफ भी काटेगा उस तरफ भी। क्यों? अगर ये किया तो बंगाली हिंदुओं का सपोर्ट मिलेगा।
अगर ये किया तो बंगाली हिंदुओं का सपोर्ट जरूर मिलेगा, बट असम में लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि असमीज जो हैं वो उतना हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उनका प्रॉब्लम है बंगालियों से। वो देखते हैं, उनके लिए शुबीर भौमिक और सबीर अहमद एक ही चीज है। तो वो देखते हैं कि अगर सीएए लागू होता है तो जो लोग उनके मुताबिक विदेशी हैं उनको निकाला गया है, एक बड़ा संख्या उनका फिर हिंदू होने के नाते सीएए के चलते वो वापस उनको नागरिकत्व हासिल हो जाएगा। इसलिए सीएए को लेकर एक अजीब परिस्थिति बीजेपी के लिए है कि अगर सीएए लागू करते हैं तो बंगाली हिंदू खुश होंगे, असमीज नाराज हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो असमीज ठीक ठाक रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, और पर बंगाली हिंदू नाराज हो जाएंगे, और जिसका इफेक्ट जो वो असम में भी होगा, बंगाल में भी होगा। क्योंकि देखिए जब पार्टीशन हुआ तो पूर्वी बंगाल के जो हिंदू लोग वो फैल गए, एक ही फैमिली का एक हिस्सा चला गया असम, कोई चला गया त्रिपुरा, कोई आ गया पश्चिम बंगाल, और फिर आगे भी कुछ कुछ निकल गए दंडकारण्य जैसे जगह पे। तो ऐसा है कि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली में एक आपसी रिश्ता होता है कि मेरे वाइफ के जो बहन है साली, उनको एनआरसी से निकाल दिया गया, तो वहां उसका इफेक्ट उनके फैमिली में होगा। बट इससे हमारे वाइफ भी नाराज हैं कि ये क्या किस्सा हो गया। आपने बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से समझाया इस पूरे मामले को कि किस ढंग से हमें इस बात से भी नहीं भूलना चाहिए कि जो राज्यों का जो गठन किया गया था वो भाषाई अधिकार, भाषा के ऊपर हुआ था। यही वजह है कि असम में बंगाली वर्सेस असमिया एक बड़ा मुद्दा होता है, बशर्ते कि हिंदू बनाम मुसलमान, और ये चीज बाकी राज्यों में देखने को मिल रही है। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में बंगाल के बारे में और आसाम के बारे में भी हमारे दर्शकों को अच्छे से बताया। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।